नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ फिर से इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस का मैंने चुनाव किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स का पेपर हो, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मोड में मिलता है, हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ ताकि और भी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन क्वेश्चन से अटैच्ड, वो भी आपको उनकी जानकारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये जो आज मैं आपका सेट 5 करवा रहा हूं, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दें कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या फिर क्या रिफॉर्म और किया जा सकता है। क्योंकि फीडबैक आपसे एक तरह से जुड़ने का मौका मिलता है मुझे, क्योंकि रियल मोटिव मेरा आपको हेल्प करना है, आपसे कनेक्ट होना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं इस इनिशिएटिव का लाभ पहुंचा सकूं। और जो लोग भी पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता ही है, साथ साथ मैं जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन भी करवाता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। Which one of the following approaches is associated with प्रोफेसर अमर्त्य सेन? निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है? ऑप्शन ए बेसिक नीड्स अप्रोच, बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण। ऑप्शन बी कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता दृष्टिकोण। ऑप्शन सी इनकम अप्रोच, आय दृष्टिकोण। या फिर ऑप्शन डी वेलफेयर अप्रोच, कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच की थ्योरी अमर्त्य सेन नहीं दी थी। आपको पता है अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं भारत की तरफ से, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब इनको मिला था? 1998 में मिला था। इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका जो काम है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। कैपेबिलिटी अप्रोच एक तरह से डेवलपमेंट को मापने का एक पैमाना बताया अमर्त्य सेन ने, और उन्होंने बोला कि रियल डेवलपमेंट लोगों के पास कितने रिसोर्सेज हैं इससे नहीं मापन होना चाहिए, बट जिस चीज़ों को लोग वैल्यू कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनके पास वो अवसर है कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, उनके पास वो फ्रीडम है कि नहीं। कि अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम को एम्फेसाइज किया गया, फ्रीडम टू अचीव व्हाट पीपल वैल्यू। लोगों को उन्होंने बोला कि एक्चुअल अचीवमेंट ये होना चाहिए कि लोग स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं या कि नहीं, वो शिक्षित हो पा रहे हैं कि नहीं, एक ऐसा लाइवलीहुड जी पा रहे हैं कि नहीं जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रही हो। तो इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया। और इससे पहले जो यूटिलिटेरियन अप्रोच था उससे कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन आगे बढ़े। तो अगर एसेंस देखा जाए कैपेबिलिटी अप्रोच का तो यही था, इट आर्ग्स दैट well-being is not just about having resources but about having freedom and ability to achieve what matters most to the individual in their lives। तो इस तरह अमर्त्य सेन ने बताया कि आर्थिक विकास का जो उद्देश्य होना चाहिए वो आर्थिक वृद्धि के बजाय मानव क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statement related to Reserve Bank of India and choose the correct answer from the codes given below। तो यहाँ RBI के फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें चुनना है कि इसमें कौन सा फंक्शन सही है। तो पहला है इट इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, यह देश का सर्वोच्च बैंक है। इट रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, यह धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 3 इट प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस फैसिलिटी, यह व्यवसाय सुविधाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन 4 इट मॉनिटर्स द वर्क ऑफ नाबार्ड, या नाबार्ड के कार्यों की निगरानी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए ये ऑप्शन ये आपका सही है 1, इट इज़ द अपेक्स बैंक, मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करता है ये।
देखिए, क्लियर मॉनिटरिंग तो डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं आरबीआई करता है नाबार्ड का, क्योंकि एक तरह से नाबार्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि रूरल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो या रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो, उनके फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। बट फिर भी एक क्लियर कोऑर्डिनेशन है आरबीआई और नाबार्ड के बीच, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। तो इसलिए आप इसका जो सही आंसर ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1, 2 एंड 4, क्योंकि आरबीआई इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भले डायरेक्ट मॉनिटरिंग ना करे नाबार्ड के वर्क को आरबीआई, फिर भी कोऑर्डिनेशन रहता है दोनों में, और एक तरह से लीडरशिप रोल आरबीआई अदा करता है, क्योंकि ये एपेक्स बैंक है कंट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। SDR इज़ द करेंसी ऑफ IMF विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ। SDR IMF की एक मुद्रा है जो इस रूप में रहती है। ऑप्शन ए पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा, ऑप्शन बी गोल्ड सोना, ऑप्शन सी सिल्वर एंड गोल्ड बोथ, चांदी और सोना दोनों, ऑप्शन डी बुक कीपिंग एंड एंट्री ओनली, केवल बही खाता और प्रविष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। आपको मालूम है कि SDR बेसिकली सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट हैं कंट्रीज़ के लिए, जो कि IMF के द्वारा मेंटेन किया जाता है। डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय IMF. SDRs are basically units of account. And not currency. ना ही ये पेपर करेंसी है, ना ही गोल्ड करेंसी है, ये बेसिकली यूनिट ऑफ अकाउंट्स है। एंड SDRs represent a claim to currency held by IMF member countries, held by IMF member countries। तो आप समझ गए, SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये। और SDR कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है, और वो मुद्राएं हैं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनएम्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और IMF ने 1969 में SDR को एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति के रूप में बनाया था, जब मुद्राएं सोने की कीमत से जुड़ी हुई थी और अमेरिकी डॉलर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति थी। तो SDR स्वयं की एक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक परिसंपत्ति है जिसे धारक आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा के लिए विनिमय कर सकते हैं। तो आप समझ गए, ये ना ही कोई पेपर करेंसी है, ना ही कोई गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय क्षमा, ऑप्शन डी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, और 20 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की जाती है, क्योंकि उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और यह रिपोर्ट दुनिया भर में खुशहाली की स्थिति का आकलन करती है। अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें, तो वो आउट ऑफ 147 कंट्रीज़ इंडिया का रैंक जो 2025 में है वो 118वां रैंक पे इंडिया है। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड का वो फिनलैंड है आपका, और सबसे लोएस्ट रैंक पे अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू एडॉप्टेड इन इंडिया? भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1953 या ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1956।
मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने किस सिस्टम को रिप्लेस किया था, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिप्लेस्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के तहत एक मिनिमम रिजर्व रख के आरबीआई नोट इशू करती है। ये जो मिनिमम रिजर्व रखा जाता है वो 200 करोड़ का रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड रिमेनिंग 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज। इतना मिनिमम रिजर्व रख के आरबीआई नोट इशू करती है, इसी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है और इसने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को रिप्लेस किया था। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक्स अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी यूनियन फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग। ऑप्शन सी इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। डी इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि 2011 से पहले आरबीआई ही सेविंग बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट सेट करती थी, एक यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट, बट अक्टूबर 2011 से इसे डीरेगुलेट कर दिया गया और अब इंडिविजुअल बैंक्स खुद से इंटरेस्ट रेट सेट करती है सेविंग अकाउंट्स पे। इससे पहले जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक थे, उन सभी का इंटरेस्ट रेट जो सेविंग बैंक्स अकाउंट्स पे होता था वो आरबीआई के द्वारा ही सेट किया जाता था, बट इसे 2011 में इसे डीरेगुलेट कर दिया गया एंड नाउ बैंक्स आर फ्री टू सेट देयर ओन सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में अव्यवस्थित करें। मतलब जो पहले आया उसको पहले लगाएं और जो घटना बाद में घटी है उसको बाद में आप सजाएं। पहला, गरीबी हटाओ। ऑप्शन बी, ये जो 2 है आपका, बैंक नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी, बिगनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इन कोड्स को ध्यान में रख के। तो आपको पता है कि मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो 1965 का ये पीरियड था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में किया गया था। गरीबी हटाओ 1971 में नारा दिया गया, तो 5th फाइव-ईयर प्लान से ये एसोसिएटेड था। ये नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 5th फाइव-ईयर प्लान से पहले 1971 के अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई 3, 2 एंड 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मालेगाम कमेटी एसोसिएटेड। मालेगाम समिति निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, नो योर कस्टमर रूल्स, अपने ग्राहक नियमों को जाने। ऑप्शन बी, माइक्रो फाइनेंस। ऑप्शन सी, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। या ऑप्शन डी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो फाइनेंस, ऑप्शन बी, क्योंकि मालेगाम कमेटी इज ऑफिशियली नोन एज कमेटी ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसको सेटअप किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2010 ईस्वी में, कि रिव्यू करिए जो भी कंसर्न्स एंड इशू है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। और इसको चेयरमैन थे सर मिस्टर YH मालेगाम, इसलिए इस कमेटी का नाम मालेगाम कमेटी भी पड़ा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइक्रो फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल ट्रीटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ। राष्ट्रीय उपचार एक महत्वपूर्ण नीति है। ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल ट्रीटमेंट बेसिकली एक प्रिंसिपल है इन इंटरनेशनल लॉ, और इसमें बोलता है कि जो फॉरेनर्स हैं और लोकल्स हैं इनका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं और जो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड है,
शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तब जब वो लोकल मार्केट इंटर कर जाते हैं। और यही सेम चीज़ अप्लाई होगा टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज में भी लागू होगा, टू फॉरेन एंड लोकल ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट। तो अगर आप बाहर से कोई विदेशी निवेश आ रहा है आपके देश में, तो आपको भी वही सेम ट्रीटमेंट देना होगा उनको जो कि आप लोकल प्रोड्यूसर्स को देते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग अदर्स द सेम ट्रीटमेंट एज one's own nationals, and it applies to all the imported goods once they enter the market, and they should be given the same treatment as given to locally produced good, and it also applies to foreign and domestic services and to foreign and local trademarks, copyrights and patents. तो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है ये इंटरनेशनल ट्रेड में, नेशनल ट्रीटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? ऑप्शन ए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। या ऑप्शन डी लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हर एक मंथ एनएसओ के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लान स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन का के अंदर आती है, उसके द्वारा हर एक मंथली बेसिस पे सीपीआई डाटा को पब्लिश किया जाता है। और सीपीआई बेसिकली इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर्स, और हर एक मंथ ये डाटा रिलीज़ की जाती है एनएसओ के द्वारा। आपको पता होगा कि 4 तरह के सीपीआई हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल एंड सीपीआई कंबाइंड। तो ये 3 को पब्लिश करती है लेबर ब्यूरो के द्वारा, ये तीनों डाटा पब्लिश किए जाते हैं। और ये चौथा जो है सीपीआई कंबाइंड रूरल अर्बन, ये एनएसओ के द्वारा हर एक मंथ पब्लिश किया जाता है। अगर आपसे बेस ईयर पूछ दिया जाए तो बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है आपका 2011-12। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी लीबिया या ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चाइना। आपको मालूम होना चाहिए कि ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी को की गई थी। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। इसके मेंबर कंट्रीज़ के रूप में अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई शामिल हैं। अभी हाल ही के सालों में कुछ कंट्रीज़ ने ओपेक से अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है, जिसमें कतर ने 2019 में अपनी मेंबरशिप छोड़ी थी। उसके बाद इक्वेडोर ने 2020 में, और रिसेंटली आपका अंगोला ने भी इसकी मेंबरशिप छोड़ दी है 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ कंट्री एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी टू इट्स सिटीजन्स, और इस डाटा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये 12 पिलर्स पे ये बेस्ड होता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गुड्स मार्केट एफिशिएंसी, लेबर मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट साइज, बिजनेस डायनामिज्म, इनोवेटिव कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल मार्केट सोफिस्टिकेशन। तो ये 12 पिलर्स होते हैं जिन पे किसी देश को रैंकिंग की जाती है, और इंडिया 39th पोजीशन पे था 2024 वाली रिपोर्ट में,
39th रैंक था इंडिया का, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन टैक्सेस आर रेज्ड दे आर क्रेडिटेड इनटू, जब कर की उगाही की जाती है तो उन्हें जमा कर दिया जाता है। ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड, समेकित निधि। ऑप्शन बी कंटीजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट्स, सार्वजनिक खाते। या ऑप्शन डी प्राइवेट अकाउंट्स, निजी खाते। ए कंसोलिडेटेड फंड, तो इसका आंसर है समेकित निधि। और ये कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, और जो भी दूसरे रिसिप्ट्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, उनको जमा किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, केंद्र सरकार के स्तर पर। और उसी तरह राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में भी ये क्रेडिट होती है जो भी टैक्सेस की उगाही की जाती है। तो कंसोलिडेटेड फंड होल्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज इंक्लूडिंग टैक्सेस, फीस एंड ड्यूटीज, और भी जो दूसरे रिसिप्ट्स है सब, ये सारे चीज़ क्रेडिट किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सेस विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेज इज ईयर मार्क्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस ओनली एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, उपकर केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी प्रोसीड्स ऑफ सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, उपकर की आय वित्त आयोग की सिफारिश पर वितरित की जाती है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर और भी कोई दूसरे टैक्सेस हो गए लाइक एक्साइज ड्यूटीज़, तो उनको सरकार कलेक्ट करके एक कंसोलिडेटेड फंड में जमा कर देती है और उनको कोई भी लेजिटिमेट एक्टिविटी पे डेवलपमेंट वर्क्स के लिए उन पैसों को निकाल कर यूज़ किया जा सकता है। बट सेस के लिए नहीं है। सेस जिस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी पर्पस के लिए किया जा सकता है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी जमा नहीं होता है। और बाकी जितने भी टैक्सेस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे स्टेट्स के साथ, बट सेस से जो भी कमाई होती है उसका इंटायर जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रख लेती है, इसलिए जो प्रोसीड्स है सेस का उसको शेयर नहीं किया जाता है स्टेट्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए कि सेस इज ईयर मार्क्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस ओनली एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। माइनर फार्मर्स होल्ड्स लैंड सब टू, एक सीमांत किसान कितनी भूमि तक का धारण करता है। ऑप्शन ए 10 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 5 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर, या ऑप्शन 1 हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए डी 1 हेक्टेयर, बिकॉज सीमांत किसानों के पास आमतौर पर 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, वो 1 हेक्टेयर से कम के भूमि के स्वामी होते हैं। और जो किसान 1 से 2 हेक्टेयर भूमि के स्वामी होते हैं उनको हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं, छोटे किसान। और भारत में आपको पता होगा कि 65% से अधिक किसान सीमांत और छोटे लेवल के हैं। तो आप समझ गए कि जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि के वो मालिक होते हैं। एग्रीकल्चरल सेंसस जो हुआ था 2015-16 के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया 86% के लगभग वो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स है। तो 86% इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स है एज पर एग्रीकल्चरल सेंसस ऑफ 2015-16। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बाजार हस्तक्षेप योजना aims to provide price support mechanism to perishable agricultural and horticultural commodities। इसका उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाले कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए मूल्य समर्थन तंत्र उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ही इसे लागू किया जा सकता है।
ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 ओनली, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि इसमें दोनों सही है। तो MIS स्कीम के तहत उन वस्तुओं को कवर किया जाता है जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और इसके तहत जितने भी हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं और दूसरी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो कि पेरिसेबल नेचर की है, जो कि सड़ने की जिनकी प्रवृत्ति है बहुत कम समय में, उनको कवर किया जाता है ताकि जो इनके ग्रोअर्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल से बच सके। जब भी आपको पता है कि बम्पर क्रॉप्स होता है तो प्राइसेस बहुत ही कम हो जाती है इन क्रॉप्स की, तो उस समय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर इस स्कीम को लागू किया जाता है। जिस भी पार्टिकुलर कमोडिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को रिक्वेस्ट किया जाता है उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होती है, और जो भी लॉसेस सफर्ड होते हैं उनको सेंट्रल और स्टेट के बीच 50-50 बेसिस पे उन लॉसेस को शेयर कर लिया जाता है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल। तो इसमें जैसे एप्पल्स हो गया, कीनू हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इसबगोल हो गया, ओनियंस हो गया, पोटैटो हो गया, कैबेज, तो इन वस्तुओं के लिए जिनके लिए मोस्टली मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं डिक्लेयर करती है, तो उनके लिए सरकार एक एडहॉक स्कीम लेके आई है जो कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो लॉसेस हैं किसानों का उनको रिम्बर्स करती है, और ये लॉसेस हाफ 50-50 बेसिस पे दोनों बियर कर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज ऑफिसेज अनाउंसेस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय कार्यालय भारत की विदेश व्यापार नीति की घोषणा करता है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग, ऑप्शन बी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार महानिदेशालय, ऑप्शन सी एग्जिम बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में। अभी जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रहा है इंडिया में वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 चल रहा है। हर एक 5 साल के अंतराल पर प्रायः डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो आती है उसके द्वारा हर एक 5 साल के अंतराल पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस किया जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका कोई एंड डेट फिक्स नहीं किया गया है। ये तो एक तरह से यूनिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन अनलेस अमेंडेड और अदरवाइज स्पेसिफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कंकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा कि कंकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, और तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इकोनॉमिक प्लानिंग पे लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 19। द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। गहन कृषि जिला कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1960-61, ऑप्शन बी 1961-62, ऑप्शन सी 1962-63, ऑप्शन डी 1964-65। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1962-61। तो IADP की शुरुआत एक पायलट प्रोग्राम के रूप में हुई थी 1960s में, और इसके तहत पैकेज प्रोग्राम लाया गया था। मेन एम था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट करना, और इस पैकेज में इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शामिल थी, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, इरिगेशन हो, मैकेनाइजेशन हो, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो। तो एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में टू गिव बूस्ट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसको सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में शुरुआत में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था। तो शुरुआत में इसे 7 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, जिनमें वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, तंजौर डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु का, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, रायपुर MP का, लुधियाना पंजाब का, पाली इन राजस्थान एंड अलीगढ़ इन UP। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिशेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व आर्थिक
आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। साल में 2 बार ट्वाइस ये पब्लिश होता है और बेसिकली ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करता है और ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसी उनकी आर्थिक नीतियाँ जो है वो ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करेगी। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे ये मालूम होगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है। तो आगे भी मैं इससे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि विश्वास मानिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा में आने की इनकी संभावनाएं 100% है। आप अपना कमेंट दें जिससे मुझे बूस्ट मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो सेशंस लेके आऊँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।